नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 9 के आखिरी पार्ट को रिव्यू करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप में से कोई भी क्लास 12 का स्टूडेंट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज़ इनकी कोचिंग लेना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को सबमिट कर सकता है। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को सबमिट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको सॉल्व करने की। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत होती है एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात से। मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूं और ये पूरी कहानी बताने के बाद क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इससे रिलेटेड सारे के सारे आपके जो सवाल हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। असल में दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा गोधरा, पहले तो मैं बताता हूँ गोधरा है कहाँ पे। गोधरा आपका अहमदाबाद जो गुजरात में है, गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है, उससे थोड़ी दूरी पहले एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है गोधरा। होता क्या है, रामनवमी का दिन था 2002 में। वाराणसी से एक ट्रेन निकलती है जो कि अहमदाबाद जाती है, जिसका नाम साबरमती एक्सप्रेस है, जिसको अभी भी आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर कर देख सकते हैं। तो ये ट्रेन वाराणसी वाया अयोध्या, लखनऊ होते हुए सीधे जाती है गुजरात। रामनवमी का दिन था। कई सारे ट्रेन पूरी खचाखच भरी हुई थी कार सेवकों से, क्योंकि अयोध्या में लोग दूर दूर से आए थे, भारत के निम्न अलग अलग स्थानों से आए थे और पूजा पाठ किया। रामनवमी खत्म हुई, साबरमती ट्रेन पकड़ा और अपने अपने गंतव्य स्थान को जाने लगी। ये ट्रेन 4 बजे पहुंचती है गोधरा, मगर उस दिन क्या होता है कि ये ट्रेन लेट हो जाती है और ये 8 बजे दिन के पहुंचती है गोधरा। वहाँ पर एक कंस्पिरेसी रची जाती है 1992 के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बदले की। ये पहले से प्लान था कि साबरमती एक्सप्रेस को जलाना है और इस कंस्पिरेसी को सक्सेसफुल अंजाम भी दिया गया। S6 बोगी साबरमती की पूरी कार सेवकों से भरकर जला दी गई। इसके रिटेलिएशन में जैसे ही लोगों की बॉडी अहमदाबाद पहुंची, दंगे भड़क उठे और शायद भारत के इतिहास में ऐसा दंगा कभी नहीं हुआ था। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को हिंदू मेजॉरिटी ने टारगेट करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अहमदाबाद बॉडी पहुंची ना, लोग अपने आपे के बाहर हो गए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हैं जो कि आप लोग जाकर देख सकते हैं कि ऐसा दंगा ना कभी हुआ ना कभी होगा। अक्सर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम इस दंगे से जोड़ा जाता है कि उन्होंने इस दंगे को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी और कोई इंसान गुनहगार है या नहीं है, ये फैसला करने का हक एक आम इंसान का नहीं होता है। ये फैसला करने का हक लॉजिकली आपका कोर्ट का होता है। तो लार्ज स्केल पे वायलेंस हुआ और ये दंगा कम से कम 1 महीने तक चलता रहा। यहाँ पर दिया हुआ है कि कम से कम 1100 लोगों की इस दंगे में जान गई, जिसमें मैक्सिमम मुस्लिम थे। लेकिन ये फिगर गलत है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, वायलेंस में जो लोग मरते हैं ना, उनके डेटा को हमेशा छुपाया जाता है, उनके डेटा को हमेशा छुपाया जाता है। तो कभी भी मीडिया जो डेटा रिलीज़ करती है उस पर गौर नहीं करना चाहिए। उसके बाद सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, 1 महीने तक भारत के इतने बड़े स्टेट में दंगे हो रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तुरंत एक्शन में आती है और वो गुजरात की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपने जानबूझकर
इस दंगे को नहीं रोका, क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्व की पार्टी है, इसीलिए मुस्लिमों को टारगेट किया गया। कहाँ पे? गोधरा में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया कि 2002 में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले थे गुजरात में, उसको पोस्टपोन किया जाता है। जिस तरह 1984 में दिल्ली में एंटी सिख राइट्स हुआ था, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन थी उसको स्थगित कर दिया था। ये देखिए स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एन आई फॉर एन आई ब्लाइंड्स गांधीनगर। कहते हैं ना, आँख के बदले में आँख, ये गांधी जी का एक कोट था। आँख के बदले आँख, इसने गांधीनगर को पूरी तरह अंधा कर दिया है। गुजरात इंसिडेंट अ ब्लॉट। और याद रखिएगा, हमारे देश के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी एक बात कही थी कि गुजरात का दंगा कलंक है भारत की राजनीति पर, भारत के इतिहास में। नॉट लेट अप इन गुजरात कार्नेज। Gujarat riot shows that the governmental machinery also becomes susceptible to sectarian passion. Instances like in Gujarat alert us to danger involved in using religious sentiment for political purposes. This poses a threat to democratic politics. और कहा यह जाता है कि गुजरात का इंसिडेंट देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सेक्ट को प्रमोट करती है या पीछे से सपोर्ट करती है। और गुजरात जैसे इंसिडेंट, दिल्ली में जो एंटी सिख राइट्स हुआ था, वैसे इंसिडेंट ये शो करते हैं कि अगर पॉलिटिक्स में आप रिलीजन को ऐड करोगे और रिलीजन में पॉलिटिक्स को ऐड करोगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है। तो उम्मीद है ये जो आपका एंटी मुस्लिम राइट्स जो गुजरात में हुआ था वो क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग आखिरी टॉपिक पर बात करेंगे, इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कॉन्सेंसस। दोस्तों 1989 के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई, क्योंकि 1989 तक भारत में अकेली एक ऐसी पार्टी थी जिसका दबदबा था, वो थी कांग्रेस। लेकिन 1989 के बाद भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आईं और पहली बार कोलेशन की गवर्नमेंट बनने का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ। ठीक है, 1989 के बाद ये जो आप फिगर पे देख रहे हैं, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि आपको 1984 से लेकर 2014 तक बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्टरल पोल को कंपेयर करना है। तो 1989 के बाद कांग्रेस का धीरे धीरे डाउनफॉल होता है और बीजेपी का धीरे धीरे कहते हैं ना कि बीजेपी का सूरज अस्त हो रखा सूर्योदय हो रहा होता है और कांग्रेस का सूरज अस्त हो रखा होता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जिनमें से एक सीट मिली थी अटल बिहारी वाजपेयी को, दूसरी सीट मिली थी लालकृष्ण आडवाणी को। बदले में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। आज तक भारत की राजनीति में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिला है। उसके बाद 1989 में बीजेपी की सीट 2 से डायरेक्ट 85 हो गई और कांग्रेस की 197 हो गई। देन 1991 221 244, 1996 ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग 20 सीट्स का अंतर था। बीजेपी आगे बढ़ गई 160 एंड कांग्रेस 140 आ गई। एंड उसके बाद 1998, 1999 और 2004 में देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर थी कांटे की बिल्कुल, लेकिन सपोर्ट मिला कांग्रेस को और मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो अक्सर इस पे सवाल आता है कि आपको बीजेपी और कांग्रेस की इलेक्टरल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, तो आपको 1-2 साल की, मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस आंसर को लिखते वक्त आप लोगों को 1984, 1989 और 2004 की जो सीटें हैं बीजेपी की वो याद करनी होंगी। इससे लिखने में डेटा अगर आपके पास होगा ना, अगर आप फैक्ट पर आंसर लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि 1989 में क्या हुआ, 1999 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, कि बीजेपी जो कि 1984 में 2 सीट जीती थी और कांग्रेस 415 सीट,
उसने 5 से 10 साल के अंदर अंदर कांग्रेस की सत्ता हिला डाली भारत के अंदर। और कांग्रेस की सत्ता हिलाना कोई आम बात नहीं था भाई। 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन देयर आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे बड़े बड़े दिग्गज लीडर, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, और भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी 1885 में बनी थी कांग्रेस। 100 साल हो चुके थे 1986 में कांग्रेस को। उस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता को हिलाना ये बहुत बड़ी बात थी। अब बात करते हैं 2004 के लोकसभा इलेक्शन की। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये देखिए 2004 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों की सीट में सिर्फ 7 सीट का अंतर था। बीजेपी को मिली टोटल 138 सीट, कांग्रेस को मिली टोटल 145 सीट। मतलब मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली है। अब सवाल उठा कि सरकार कौन बनाएगा, कांग्रेस बनाएगी कि बीजेपी बनाएगी। तो 2004 में कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी को वो आउट ऑफ पावर रखे, इसीलिए कांग्रेस ने एक कोलिशन बनाया, एनडीए, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। याद रखिएगा जो एनडीए गए वो बीजेपी की अलायंस है, दैट इज कॉल्ड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो यूपीए है वो कांग्रेस की अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो एनडीए को डिफीट करने के लिए और बीजेपी को आउट ऑफ पावर रखने के लिए कांग्रेस ने अपना एक नया कोलिशन बनाया कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर, और वो कहलाया यूपीए। ठीक है, और ये जो यूपीए है इसमें कांग्रेस को सपोर्ट किया किसने? लेफ्ट फ्रंट की पार्टीज ने। और माना यह जाता है कि 1989 के बाद कांग्रेस का जो पार्शियल रिवाइवल है, पुनर्जन्म लेकिन आधा, वो 2004 में हुआ, क्योंकि 1989 से लेकर 2004 तक कांग्रेस आपकी सत्ता में कभी भी उस तरह नहीं रह पाई जिस तरह वो पहले रहती थी। ठीक है, क्योंकि 1991 के बाद कांग्रेस की सीट पहली बार 2004 में बढ़ी, वरना 1989 के बाद लगातार कांग्रेस की सीट घटती चली गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी के अलायंस और कांग्रेस के अलायंस, मतलब कि एनडीए और यूपीए अगर आप मिला देंगे, इन दोनों के बीच सीट का डिफरेंस बहुत कम था। अरे जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 7 सीट का डिफरेंस था, तो इनके अलायंस के बीच का डिफरेंस भी बहुत कम था। मगर कहते हैं ना कि चाहे डिफरेंस कितना भी कम हो, अगर एक का भी डिफरेंस है, जो एक ज़्यादा पाएगा वही सत्ता में आएगा। तो 2004 से जो पार्टी सिस्टम है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम, इसका दबदबा और बढ़ा भारत के अंदर। The political processes that are unfolding around us after the 1990s show the emergence of broadly 4 groups of parties. 1990 के बाद भारत में 4 तरह की पार्टियां उभर कर आईं। पहला वो पार्टी जो कि कांग्रेस के साथ अलायंस में थी, कोलिशन में थी। दूसरा वो पार्टी जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में थी। बीजेपी और उनकी पार्टीज़ के अलायंस को क्या कहते हैं? फिर से याद रखिएगा, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और कांग्रेस और उनकी पार्टी का जो अलायंस है उसे क्या कहते हैं? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि 2004 में बनी थी। ठीक है, तीसरी पार्टी जो होती है लेफ्ट फ्रंट पार्टी, और चौथा जो कि इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल कंपटीशन बड़ा ही मल्टी कॉर्नर हो गया था। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस साल 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनडीए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को टोटल कितनी सीटें मिली थीं? 543 सीट्स में से। कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, किताबी कीड़ा बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है ग्रोइंग कॉन्सेंसस। However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties. In the midst of severe competition and many conflict, a consensus appear to have emerged amongst most parties. This consensus consists of 4 elements. ठीक है, भारत की राजनीति मल्टी कॉर्नर्ड हो गई थी। भारत की राजनीति में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी निकल कर आ गई थीं। सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होने की वजह से इनके बीच अक्सर तनाव रहता था, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे पर ये लोग साथ भी आए। मैक्सिमम पार्टीज साथ आईं।
वो कौन कौन से मुद्दे थे? वो 4 मुद्दे। पहला मुद्दे इकोनॉमिक पॉलिसी का मुद्दा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1990 का वो दौर हमारे देश के इतिहास का सबसे बुरा दौर था आफ्टर 1947 इकोनॉमिक मामले में। हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह खाली हो चुके थे। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में जो आरबीआई की तिजोरी होती है, जिसको फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता देश को चलाने का पैसा बचा हुआ था और भारत को वर्ल्ड बैंक का लोन भी चुकता करना था। अब सवाल उठता है क्या करें? तो उस वक्त एक कहते हैं ना कि जहाँ पर संकट होता है वहीं पर शक्ति होती है। तो उस वक्त हमारी शक्ति बनकर आए थे तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ 21st सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को आप लिबरलाइज़ कीजिए, प्राइवेटाइज कीजिए, ग्लोबलाइज कीजिए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप ट्रेड बैरियर हटा दीजिए। आप जो ट्रेड बैरियर लगा के रखे हैं कि हम चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ये सब खत्म कीजिए, ट्रेड बैरियर हटाइए, तभी जाकर आपकी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। प्राइवेटाइज़ कीजिए, जो आपने पब्लिक सेक्टर खोल के रखा है ना, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आइए, प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आइए, तभी ये आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये सब निकल कर आए। ग्लोबलाइज कीजिए, आप बाकी देश की टेक्नोलॉजी को, बाकी देश के कल्चर को अडॉप्ट कीजिए। 1990 तक हमारे देश में मोबाइल नहीं हुआ करता था। ये मोबाइल का कॉन्सेप्ट तो अमेरिका से आया, ग्लोबलाइज के तौर पे आया। इसके ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आप एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ोगे, जो कि आखिरी चैप्टर है आपके सेकंड बुक का। तो पहला कि भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनमें कई सारी मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सहमति भरी कि ठीक है, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदलनी चाहिए, क्योंकि सबको पता था कि अगर भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बदली तो फिर भारत के लिए बहुत बड़ी संकट हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेंसस किसमें था? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। कई सारे बैकवर्ड कास्ट है, एसटी, एससी, ओबीसी, जिन्होंने ये कहा कि हम भी भारत का हिस्सा हैं और भारत एक डेमोक्रेसी है, तो हमारा भी सोशल और पॉलिटिकल हक है और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया। आपने सुना होगा ना, एक कॉन्सेप्ट आया था, ये मंडल कमीशन, जिसके बारे में बताया था मैंने। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माना कि रिजर्वेशन देना चाहिए अदर बैकवर्ड कास्ट को। ठीक है, तो सेकंड जो मुद्दा था जिस पे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अग्री किया, वो था आपका पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। तीसरा जो था वो था द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज़ इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्रीज़, क्योंकि 1989 के बाद भारत में कोalition की सरकार बनने लगी और गिनी चुनी पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि नेशनल लेवल की थी। तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भारत की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सब ने समझ लिया कि भैया ये जो छोटी छोटी आपकी स्टेट की लोकल पार्टीज़ है ना, इनका अब महत्व भारत में बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सपोर्ट करेंगे तभी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने को मिलेगा। ठीक है, तो जो स्टेट लेवल की पार्टीज़ थीं उनका दबदबा भारत की राजनीति में धीरे धीरे बढ़ने लगा और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें अपनी सहमति भी जताई। और चौथा, emphasis on pragmatic consideration rather than the ideological position and the political alliance without ideological agreement, कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये समझ चुके थे कि भैया अब आइडियोलॉजी के बेसिस पे कोलिशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे और तुम्हारे ख्यालात नहीं मिलते हैं तो हम कोलिशन नहीं करेंगे। मत करो, सरकार नहीं बनेगी, हंग असेंबली बार बार जाएगी। तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबने समझ लिया कि भैया अब जो भी अलायंस बनाओ वो प्रैक्टिकल सोच पे बनाओ, ना कि आइडियोलॉजिकल सोच पर बनाओ। तो ये वो 4 मुद्दे थे जहां पर मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी की सहमति आई और कहीं ना कहीं इसने हमारे देश की राजनीति को पूरी तरह बदल के रख दिया। भारत की राजनीति 1989 के बाद बहुत तगड़े से बदली। इसके बारे में हम ऑलरेडी इस पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। किसी भी तरह की क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं वो क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।